बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर एस्पायरेंट, मेरा नाम है ज़िशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ डॉन न्यूज़पेपर से एडिटोरियल और ओपिनियन का एनालिसिस पब्लिश हुए 3 अप्रैल 2024 को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी और रमज़ान इंजॉय कर रहे होंगे। सो यू हैव टू अप्लाई दिस फार्मूला BRU। आपने बिल्ड करना है डाटा, वोकेबलरी वर्ड्स और डाटा में से इंफॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो आपने रिटेन करनी है अपने माइंड के अंदर और फिर यूज़ करना है इस डाटा को और इस वोकेबलरी वर्ड्स को। पाकिस्तान अफेयर हो, करंट अफेयर हो, ऐसे राइटिंग हो या आपका सोशल साइंसेस का पेपर हो, उसमें क्वेश्चन हल करने के लिए साथ साथ आपने क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो अपनी बेहतर करनी है और जो अपने आर्गूमेंट्स हैं वो करने हैं स्ट्रॉन्ग। आज हमारे पास जो आए एडिटोरियल, उनका टाइटल है एक जो अभी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं 2 अप्रैल को, मीन कल ट्यूसडे को जो हुए हैं, उनके बारे में है। डेंजरस एस्कालेशन, ये अभी जो वार है इसराइल की बढ़ती जा रही है। इसराइल ने शाम के अंदर जो ईरान की एम्बेसी है उस पर अटैक कर दिया है, उसके बारे में है। लेसर हाफ वुमेन के बारे में बात करेगा। जेंडर इशू है पाकिस्तान के अंदर। वुमेन जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हाफ है, लेकिन जब उनके राइट्स की बात की जाए तो वो हाफ से भी कम हमें नज़र आते हैं। उसके अलावा जो रिसेंट अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इशू चल रहा है जजेस का, उसके बारे में ओपिनियन है द जजेस हैव स्पोकन। उसके अलावा जी डिमिनिश्ड स्पेंडिंग पावर, डिमिनिश का मतलब है ख़त्म होती जा रही है खर्च करने की कुव्वत। जैसे जैसे महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल जो है उसकी प्राइस बढ़ गई है, ईद आ रही है, लोगों के पास खर्च करने के पैसे ही नहीं हैं। तो ये इसमें डिस्कस करेंगी राइटर साहिबा। इनोसेंस इन पर्ल, ये इसमें बात करेगा चाइल्ड लेबर की। जो मासूम हमारे बच्चे हैं वो डेंजर में हैं। बियॉन्ड भुट्टो, भुट्टो साहब के बारे में है कि भुट्टो के बाद क्या हुआ। 4 अप्रैल जो है जो कि कल है, इसी दिन जो है भुट्टो साहब को हैंग किया गया था। तो इसके बारे में राइटर साहब बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर क्या इशू आए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के अंदर भुट्टो के बाद। अच्छा जी, सबसे पहले तो सेनेट इलेक्शन की बात करते हैं। अभी जो सेनेट के इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, और आपको पता होना चाहिए कि सेनेट के जो इलेक्शन है हर 3 साल बाद होते हैं और जो सेंटर आता है ये 6 साल के लिए आता है। अभी पाकिस्तान के अंदर 100 जो है वो नंबर है सेंटर का, और जब भी ये सेंटर की जो तादाद है वो हर सूबे से इक्वल होती है, ठीक हो गया, 23-23 होती है। उसके अलावा जो फेडरल इस्लामाबाद है इसमें से 4 सेंटर होते हैं और फाटक से भी 4 हैं। हर साल जो है हाफ सेंटर जो रिटायर्ड होते हैं उनकी जगह पे क्या होते हैं जी, इलेक्शन होते हैं। सो ये आप कंपोजिशन देख सकते हैं। इसमें टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, वुमेन का कोटा भी होता है, नॉन मुस्लिम का कोटा भी होता है। और उसके अलावा ये लग रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीपी की तरफ से हैं, ये चेयरमैन सेंटर जो है ये बन जाएं। और पीपी की तरफ से जो है शहजाद वसीम उम्मीदवार है, राजा ज़फ़रुल हसन कहा जा रहा है कि वो PMLN की तरफ से उम्मीदवार है। उसके अलावा जी राइटर कहता है कि जो सेनेट के जो इलेक्शन अभी कंप्लीट हुए हैं इसमें हमें फुल पार्टिसिपेशन नज़र आई है तमाम सूबों की सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के। खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से झगड़ा चल रहा है रिज़र्व सीट्स को लेके, इसलिए जो खैबर पख्तूनख्वा है उसने सेनेट के इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके अलावा राइटर कहता है कि जिस तरह पहले इलेक्शन होते थे ना सेनेट के, तो हमें बारगेनिंग नज़र आती थी, हॉर्स ट्रेडिंग नज़र आती थी, लेकिन इस दफ़ा जो ये सेनेट के इलेक्शन हुए हैं ना ये बड़े काल्म रहे हैं, बड़े पुरस्कून गुजरे हैं। और साथ वो कहता है कि बलूचिस्तान के अंदर जिन सीटों पे इलेक्शन हुआ सेंटर का, वहाँ तो अनकंटेस्टेड बगैर लड़े ही सेंटर जीत गए हैं। और उसके अलावा पंजाब के अंदर जो मेजर सीट्स हैं वो PML ने विन कर ली है, और पंजाब के अंदर प्रोविंशियल असम्बली जो है उसमें डोमिनेंट है आप हमारी PMLN की जमात, तो उसी ने सेनेट की सीट्स हैं वो क्या कर ली हैं, विन कर ली हैं। सिंध में से जो पाकिस्तान जो पीपल पार्टी है वो डोमिनेंट है, तो वहाँ से उसने विन की हैं सेनेट की सीट्स।
और साथ साथ MQM और जो फैसल वावड़ा साहब हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया है जी, उनको भी एक एक सीट मिल गई है। एक सीट MQM को, एक सीट फैसल वावड़ा साहब को, और बाकी सीटें जो हैं सेनेट की जो इलेक्शन में थी वो किसने विन की है जी, सिंध असम्बली से PPP ने। उसके अलावा जी साथ राइटर कहता है कि हमें नज़र तो ऐसे आ रहा है कि कंट्रोवर्सी फ्री इलेक्शन हुए हैं, लेकिन जब इस पे थोड़ा हम स्क्रूटनी करें, इसको जब ऑब्ज़र्व करें डीपली, तो हमें बैक रूम डील जो है और उसके अलावा जो ये जो हमारे अलायंस है इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। और उसके अलावा जिस तरह कहता है फैसल वावड़ा का आना, अहद चीमा का आना, और जो ये हमारे केयर टेकर गवर्नमेंट से जो काकड़ है उसका आना, मोहसिन नकवी का सेंटर बनना, ये शो कर रहा है कि बैक डोर डील हुई है। उसके अलावा जी इसमें राइटर कहता है कि ये जो नए चेहरे हमें नज़र आ रहे हैं ना सेनेट की सीटें विन करते हुए, तो ये हम क्या है जी, ये एक वक्ती लोग हैं जो लोयलिस्ट थे पॉलिटिशियन PPK के PMLN के, वो हमें नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। बाकी बस वो एंड पे कहता है कि ये जो जनरल इलेक्शन के अंदर इंटरफेरेंस हुई थी कि जो बैट है बल्ले का निशान वापस ले लिया था, और उसकी वजह से जो रिपरकशन आ रहे हैं कि KPK जो है वो अब सेनेट की सीट पे इलेक्शन नहीं कर रही, वो इसको डिले कर रही है। उसके अलावा जी ये सेनेट की सीट जो है ये किसी भी सूबे के अंदर जिस जमात की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, वही जो सूबे में से वही जो जमात होती है वो विन करती है। इस तरह वो सेनेट के अंदर आके पावर को इंजॉय करते हैं। उसके अलावा जी दूसरा जो एडिटोरियल है, डैट इज़ डेंजरस एस्कालेशन। आपको पता है कि 5 महीने हो गए हैं इसराइल जो है और गज़ा जो है इसकी वार है, और साथ साथ कहता है कि इसराइल ने जो अभी अटैक किया है दमस्कस जो शाम का शहर है, वहाँ पे कंसोलेट थी, एम्बेसी थी ईरान की, मंडे जो अभी गुजरा है इस पे अटैक किया है इसराइल ने ईरान की कंसोलेट पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये जो एस्कालेशन है, ये जो हमला है, ये जो तनाव है इस रीजन के अंदर बढ़ता नज़र आ रहा है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे बिलिग्रेंट पोस्चर हो, जिस तरह वार लाइक सिचुएशन हो। ये जो अटैक हुआ है, इसराइल ने एयर स्ट्राइक की है सीरिया के शहर अलीपो के अंदर, 40 बंदे वहाँ पे मारे गए हैं, जो शो कर रहा है कि जो इसराइल है वो तजलील कर रहा है लोगों के राइट्स की, और जो इसराइल है वो जो सोवरेंटी है लोगों की उस पर भी क्या कर रहा है जी, अटैक कर रहा है। इसराइल की हिस्ट्री रही है हमेशा कि वो अपने हमसाए जो कंट्रीज़ हैं उन पे अटैक करता आया है। और उसके अलावा जी क्यों करता आया है, जब भी इसराइल से पूछा जाता है कि वो ये अटैक क्यों करता है, तो इसराइल कहता है कि मुझे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मुझे अपने वजूद का ख़तरा है, इसलिए हमेशा ये मोमेंटम जो है ना ये छेड़ी रखता है। मोमेंटम का मतलब ये हरकत रखता है, कोई ना कोई जो वार है ना ये मिडल ईस्ट के अंदर क्या करता है जी, छेड़ी रखता है। दमस्कस अटैक, दमस्कस शहर है जी ये शाम का, इस पे जो अटैक हुआ है 7 जो इंडिविजुअल है ना वो तकरीबन मर गए हैं, और उसके अंदर 2 टॉप कमांडर भी हैं ईरान के, जो शो कर रहा है कि कहीं तेहरान जो है वो रिटेलिएट ना करे और दोबारा वो इसराइल पे अटैक ना कर दे, जिसकी वजह से सूरत हाल क्या हो जाएगी, एस्कलेट हो जाएगी, और ये जो एस्कलेशन है, जो ख़तरा है जंग का, ये मज़ीद बढ़ जाएगा। उसके अलावा डिस्ट्रक्शन ऑफ डिप्लोमेटिक फैसिलिटी, ये जो एम्बेसी के ऊपर अटैक है, डिप्लोमेटिक फैसिलिटी के ऊपर अटैक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन जो है, इंटरनेशनल जो लॉ है उसकी भी वायलेशन है, जो शो कर रहा है कि इसराइल रेडी शो कर रहा है कि उसके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल है, जिस भी मसले को वो परसीव करेगा ना, वो ईरान को एज आ थ्रेट समझता है, ऑब्स्टेकल समझता है। इसलिए वो कहता है कि इसराइल के इतने हाथ खुल गए हैं, उसके अंदर इतनी ताकत आ गई है शैतानी कि वो जिसको भी ऑब्स्टेकल समझता है उस पर अटैक कर देता है, और पीछे अमेरिका बहादुर का हाथ है। इसलिए इसराइल जो है उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि पीछे साईं मेरा जो है अमेरिकन वो बचाने आ जाएंगे। द अटैक इज़ पार्ट ऑफ अ ब्रॉडर पैटर्न ऑफ मिलिट्री इंगेजमेंट। उसके अलावा ये जो अटैक हुआ है ये शो कर रहा है कि ये पूरा एक पैटर्न है मिलिट्री इंगेजमेंट का इसराइल की। ख़ास तौर पे राइटर एग्जांपल देता है कि गज़ा को जो घेरे हुए हैं वहाँ पे 1000 ऑफ लोग जो हैं मारे गए हैं,
और वहाँ पे कहत की तरह की सिचुएशन है। बच्चे जो हैं वो साइकोलॉजिकली मरीज़ बन गए हैं, बेचारे ऑर्फन हो गए हैं। ग्लोबल रेस्ट्रिक्शन रिएक्शन टू स्ट्राइक इंक्लूड कंडेमनेशन। ग्लोबल लेवल का जो रिएक्शन आया है दुनिया का, ये जो इसराइल ने हमला किया है शाम के अंदर ईरान की कंसोलेट पे, तो लगता है ऐसे है कि दुनिया क्या कर रही है, कंडेम कर रही है और कह रही है कि रिस्ट्रेंट, इसको रोक दो, सीरिया के ऊपर वार को रोक दो। और उसके अलावा जो ईरान के एलीज़ है ना, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसराइल को कि वो कह रहे हैं कि इसराइल ने क्यों अटैक किया है। यूएस वाइल डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्राम द अटैक। यूएस अपने आप को पहले की तरह डिस्टेंस पे रख रहा है इस अटैक से और एक्सप्रेस कर रहा है कि अगर ये मामला जो है ना रोका गया तो इससे एस्केलेशन बढ़ेगी। और उसने कहा है कि आप क्या करें, डी एस्केलेट करें, मतलब इस मामले को रोकें। ये ना हो कि ये मामला जो है वो आग की तरह जो है फैलता जाए और मज़ीद जो है मिडल ईस्ट के अंदर तबाहियाँ आ जाए। एन एमरजेंसी सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग, और इसमें राइटर कहता है कि एमरजेंसी सिक्योरिटी मीटिंग जो है उसको बुलाने की रिक्वेस्ट की है रशिया ने। और ये हाईलाइट कर रही है कि जो ये कन्फ्लिक्ट है ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता जा रहा है और हमें ज़रूरत है कि इंटरनेशनल इंगेजमेंट की जाए और इस मामले को रोका जाए। इसराइल सपोर्टेड बाय यूएस, इसराइल को हमेशा यूनाइटेड स्टेट का सपोर्ट है और वो डिसरिगार्ड करता आया है, तजलील करता आया है डिप्लोमेटिक नॉर्म्स को, रीजनल स्टेबिलिटी को, ह्यूमन लाइफ को। और उसके अलावा ये ज़रूरत है कि ये जो अप्रोच है यूएस की इसराइल की तरफ, इसको दोबारा क्या किया जाए, रीअसेस किया जाए। जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, ख़ास तौर पे जो यूनाइटेड नेशन है, उसको इसराइल से जवाब तलब करना चाहिए और इसराइल को समझाना चाहिए कि अगर इस तरह की एस्केलेशन हमले अगर वो करता रहा तो ये जो झगड़ा है ये कभी रुकेगा नहीं बल्कि ये बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट ही हमारे पास एडिटोरियल है लेसर हाफ, हाफ से भी कम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो इशू है जेंडर डिस्पैरिटी का, कि फ़ीमेल को मेल के बराबर राइट्स नहीं दिए जाते, उसके बारे में है जी ये एडिटोरियल। ख़ास तौर पे राइटर कहता है इन पाकिस्तान जुडिशरी, पाकिस्तान की जो अदालती निज़ाम है उसमें जब देखा जाता है वुमेन आर सिग्निफिकेंटली अंडर रिप्रेजेंटेड। वुमेन हमेशा वहाँ पे बहुत कम नज़र आती हैं डिस्पाइट कंप्राइजिंग नियरली हाफ पॉपुलेशन, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का हाफ जो है वो किस पे मुश्तमिल है, वुमेन पे मुश्तमिल है। इसके बावजूद जो हमारा जुडिशरी सिस्टम है उसमें वुमेन की रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। रीसेंट डाटा आया है जी लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जो शो कर रहा है कि जो 126 जज है ना अपर जुडिशरी के अंदर, उसमें से सिर्फ वुमेन कितनी है जी, 7 है। उसके अलावा ओनली 2 आउट ऑफ 12 सुप्रीम कोर्ट जजेस आर वुमेन। अगर सुप्रीम कोर्ट में 12 जजेस है ना, उसमें वुमेन कितनी है, सिर्फ 2 हैं, जो शो कर रहा है कि जेंडर गैप जो है जुडिशरी के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इस मसले को क्या करने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है। वुमेन जो है सिर्फ 19% है पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, और ख़ास तौर पे जो हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके अंदर भी वुमेन कितनी है, सिर्फ 19% है, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वुमेन को हमेशा क्या किया गया है, अंडर रिप्रेजेंट किया गया है। द जर्नी टू अचीविंग जेंडर पैरिटी, और अगर हम चाहते हैं कि जेंडर जो इक्वलिटी है इसको अचीव करें जुडिशरी के अंदर, और ये क्यों अचीव नहीं हो रही, एक तो सिस्टेमिक बैरियर है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है, और पाकिस्तान के अंदर ये फर्स्ट टाइम देखने को मिला है कि 70 ईयर्स में फर्स्ट फीमेल जो है वो आई है हाई कोर्ट के अंदर एज अ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। द केस ऑफ जस्टिस फ़खरुल निसा खोखर, इसकी एग्जांपल देता है राइटर कि ये जो थी जस्टिस फ़खरुल निसा खोखर जो थी, शी वाज नेवर एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस डिस्पाइट सीनियरिटी। इनका हक बनता था कि इनको चीफ जस्टिस का ओहदा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर सिस्टेमिक बैरियर की वजह से इनको चीफ जस्टिस की पोजीशन नहीं मिल पाई। वजह क्या थी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। वुमेन अब्सेंस इन जुडिशरी के अंदर वुमेन का ना होना परपिचुएट बढ़ा देता है अस्क्यूड पर्सपेक्टिव,
स्क्यूड का मतलब होता है मंजर आम से दूर जाता हुआ मंजर। हिंडरिंग द फेयर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, और ये एक रुकावट है जस्टिस के फैलने में, स्पेशली कंसर्निंग जेंडर स्पेसिफिक इशू। और जब भी हम जेंडर स्पेसिफिक इशू को लेके बात करते हैं तो वुमेन को हमेशा अंडर रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर। वुमेन प्रेजेंस इन जुडिशरी इज़ क्रूशियल, वुमेन का मौजूद होना जुडिशरी के अंदर बहुत अहम है, नॉट ओनली फॉर रिप्रेजेंटेशन बट आल्सो फॉर फोस्टरिंग फेयरनेस एंड इक्वलिटी इन द लीगल सिस्टम। तो वुमेन का जुडिशरी सिस्टम के अंदर बहुत अहम है, ना सिर्फ फेयरनेस लाने के लिए बल्कि लीगल सिस्टम के अंदर इक्वलिटी को बढ़ाने के लिए। साथ ही वो राइटर कहता है एड्रेसिंग दिस डिस्पैरिटी, जब तक ये जो फ़र्क है इसको हम एड्रेस नहीं करेंगे हमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। और उसके अलावा हमें फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको अपॉइंट करने की ज़रूरत है, और इस मामले को हम ओवरलुक ना करें बल्कि ऐसे मेजरमेंट लें जिससे वुमेन जो हैं इस लीगल प्रोफेशन में आए और उनको पूरी सपोर्ट दी जाए सिस्टम की तरफ से। Women themselves must engage proactively to assert their right and claim influential position। तो वुमेन को खुद भी पहले से तैयार रहना चाहिए कि वो अपने राइट्स जो हैं उनके लिए आवाज़ उठाएं और ये जो इन्फ्लुएंशियल पोजीशन है इस पर आके बैठें। पेइंग द वे फॉर जुडिशियरी डेट रिफ्लेक्ट द एस्पायरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान, और इस तरह जो जुडिशरी के अंदर जब ये आएंगे और जितने भी ये ख्वाहिशमंद है पाकिस्तान के अंदर वुमेन, जब ये आके इस तरह पार्टिसिपेट करेंगी तो इस तरह हमारा जो माशरा है वो फले फूलेगा और इसमें ये जो जेंडर डिस्पैरिटी के इश्यूज़ हैं वो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट जी हमारे पास ओपिनियन है द जजेस हैव स्पोकन। तो ये पहले भी आ चुका है एडिटोरियल। जैद हुसैन साहब हैं जी, ये जर्नलिस्ट हैं, ये क्या कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जो इंटरफेरेंस है ना जुडिशरी के अंदर, क्या हुआ है जी, वो वाज़ेह है। जो जुडिशरी की जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्या किया गया है, हिट किया गया है। ठीक है, उसके अलावा जी क्या कहते हैं जी राइटर साहिब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 6 जजेस जो हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने जी गम का इज़हार किया है कि हमारे अंदर क्या हुई है जी, इंटरफेरेंस हुई है किसकी तरफ से, स्टेट विद इन अ स्टेट। कुछ स्टेट के लोग हैं उन्होंने क्या किया है जी, इंटरफेरेंस की है जुडिशरी के मामलात के अंदर। ये लेटर लिखा है इन 6 जजेस ने जो कि शो कर रहा है कि जजेस को डराया गया है, इंटीमिडेशन होता है, डराया गया है सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और उनको थ्रेट किया गया है। तो उसके अलावा जी प्रीवियस एलिगेशन ऑफ इंटेलिजेंस एजेंसी मेडलिंग इन जुडिशियल अफेयर एग्जिस्टिस, इससे पहले भी ऐसे मामलात हमें देखने को मिलते हैं कि इंटेलिजेंस एजेंसी जो है उसने मुदाखलत की है जुडिशियल अफेयर्स के अंदर। लेकिन जो डिटेल अकाउंट है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस का वो मज़ीद इस सिचुएशन को बढ़ा रहा है और ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है इसको क्या कर रहा है जी, शो कर रहा है। नेक्स्ट जी हमारे पास राइटर कहता है गवर्नमेंट डिसीजन टू फॉर्म अ सिंगल मेंबर कमीशन फॉर इन्वेस्टिगेशन फेस्ड क्रिटिसिज्म। गवर्नमेंट ने अपना फेस सेव करने के लिए क्या कहा है कि वो एक कमीशन बनाएंगे और कमीशन के अंदर क्या होगा जी, 7 मेंबर बेंच बनेगा जो इस इशू को क्या करेंगे जी, एड्रेस करेंगे। जो इंटरफेरेंस है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की ख़ास तौर पे पॉलिटिकल केसेस हों चाहे जुडिशरी हो, ये क्या कर रहा है जी, अंडरमाइन कर रहा है जुडिशरी की कैपेबिलिटी और पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है इस पे इसका बहुत गहरा इम्पेक्ट पड़ता जा रहा है। ये जो हरासमेंट की इंस्टेंसेस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इंटिमिडेशन, डराया जाता है, सर्विलेंस होता है कि सीक्रेट उनकी सीक्रेटली उनको आपीछा किया जाता है। ये लेटर जो है शो कर रहा है ब्रेजमेंट ऑफ इंटरवेंशन कि बड़ी बेशर्मी के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ क्या की गई है, मुदाखलत की गई है। सिमिलर इंटरफेरेंस अक्कर्ड इन केसेस इन्वॉल्विंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ। इस तरह के राइटर कहता है केसेस देखे गए हैं नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर की जो है उनके केसेस में भी इंटरफेरेंस की गई है। शो केसिंग अ पैटर्न ऑफ मैन्युपुलेशन एंड रिवर्सल ऑफ कन्विक्शन, जो शो कर रहा है कि इन एजेंसीज़ के पास मैन्युपुलेट करने के बहुत से तरीके हैं और जो कन्विक्शंस हैं, जो लॉज हैं, उसको रिवर्स करने के भी इनके पास बहुत ज़्यादा वेज हैं। डिस्पाइट कंप्लेंट्स ब्रॉट टू द सुपीरियर जुडिशरी, ये जो कंप्लेंट्स हैं सुपीरियर जुडिशरी को की जाती हैं, नो एक्शन वाज टेकन, कोई लेकिन एक्शन नहीं लिया जाता। डीमोरलाइजिंग जजेस एंड फर्दर एम्बोल्डनिंग द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, जो
जजेस की वैल्यूज़ को और डिमोरलाइज कर रहा है और इन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद स्ट्रेंथ दे रहा है। द रूलिंग अलायंस रिस्पॉन्स टू द एलिगेशन, ये जो रूलिंग आजकल क्लास है वो इस इल्ज़ाम को कैसे रिस्पॉन्स दे रही हैं। PML जो है हैज़ बीन डिविसिव, वो इससे पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। हिंडरिंग एफर्ट टू एड्रेस द इशू कलेक्टिवली, और इस इशू को कलेक्टिवली एड्रेस करने में हिंड्रेंस जो है, जो रुकावट जो है वो जाहिर कर रही हैं। PTI का जो रोल है इस इन द कंट्रोवर्सी विक्टिम और पार्टिसिपेंट के तौर पे जो है वो मज़ीद सिचुएशन को कम्प्लिकेट कर रहा है, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्राम ब्रॉडर कंसर्न अबाउट इंटरफेरेंस एंड अरुइन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म, और जो शो कर रहा है कि इंटरफेरेंस की वजह से जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं वो मज़ीद जो हैं वो अरूढ़ होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। एस्केलेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट थ्रेटन डेमोक्रेसी, और जितनी ये इंटरफेरेंस बढ़ती जाएगी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट की, डेमोक्रेसी को थ्रेट मिलेगा, पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ती जाएगी और जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन है वो कमज़ोर होते जाएंगे। द स्टांस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस अगेंस्ट इलीगल एक्शन शुड बी सपोर्टेड बाय दोज एडवोकेटिंग फॉर डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो चाहते हैं कि वो डेमोक्रेसी के बड़े एडवोकेट हैं, डेमोक्रेसी को वो प्रमोट करना चाहते हैं और पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, वो क्या करें जी, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जजेस का जो ये स्टांस है वो इसको सपोर्ट करें, सो डैट पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और जो वैल्यूज़ हैं वो क्या रहें, मेंटेन रहें। नेक्स्ट जी है डिमिनिश्ड स्पेंडिंग पावर। डिमिनिश्ड होता है जी ख़त्म होती जा रही है स्पेंड करने की पैसे, पावर जो थी लोगों के पास, क्योंकि महंगाई बहुत आ गई है जी। तो राफिया ज़करिया साहिबा हैं, ये कहती हैं कि ये ट्रेजिक सिचुएशन आ गई है पाकिस्तान के अंदर, नॉट लीस्ट बिकॉज इट इज़ अनक्लियर हाउ द गवर्नमेंट इंटेंड टू असिस्ट ऑर्डिनरी पाकिस्तान हु हैव हैड टू गिव अप द फ्यू लग्जरी दे इंजॉयड। कहते हैं थोड़ी बहुत जो लग्जरी पाकिस्तान के जो सिटीज़न हैं उनके पास जो रह गई थी कि वो थोड़ा बहुत ख़र्च करके इंजॉय करते थे, तो जो ये महंगाई बढ़ती हुई ऐसे जगह पहुंचती जा रही है कि अब बेचारे वो जो थोड़ी बहुत लग्जरी थी उसको भी सिटीज़न इंजॉय नहीं कर पाएंगे। क्या कहती हैं राइटर साहिबा, गवर्नमेंट जो है उसने ये डिसीजन लिया है कि वो पेट्रोल की प्राइसेस उसने बढ़ा दी हैं। 9.66 जो है ये इतनी जो है पर लीटर प्राइस बढ़ गई है। फर्दर बर्डन पाकिस्तान ऑलरेडी स्ट्रगलिंग मासिस, और पाकिस्तान के जो अवाम है जो बेचारी पहले ही बहुत कोशिश कर रही है, उन पे बर्डन पड़ गया है, ख़ास तौर पे ईद से पहले। दिस मेजर जस्टिफाइड बाय ग्लोबल मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन, कहा यह जाता है कि ये जो महंगाई है ये प्राइसेस जो पेट्रोल की इसलिए बढ़ाई हैं क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्या आ गई हैं, फ्लक्चुएशंस आ गई हैं कीमतों के अंदर। इज़ अनपॉपुलर एंड मीट्स डिसअप्रूवल फ्राम इंटरनेशनल बॉडीज़, लेकिन ये जो बात है ना कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें बढ़ी हैं तो हमने भी बढ़ाई हैं, कहता है ये अब अनपॉपुलर लग रहा है और ये डिसअप्रूवल है, ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनल बॉडी हैं IMF ये नहीं कहती कि आप मासिस के अंदर जो है वो जो अवाम है उसको बर्डनाइज करती जाए, बल्कि IMF कहती है कि वो क्या करे, सब्सिडीज़ जो दी गई हैं कमोडिटीज़ पे उसको रिमूव करे। तो कहते हैं ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इंटरनेशनल मार्केट की में जो वैल्यू प्राइस बढ़ने से जो है हमने भी प्राइस बढ़ाई है, डेट इज़ नाउ अनपॉपुलर। उसके अलावा जी राइटर क्या कहता है, विद इंक्रीजिंग प्रेशर फ्राम इंटरनेशनल लेंडर, जिनसे हमने उधार लिया है इंटरनेशनल लेंडर से, उनका प्रेशर बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट डायलमा के अंदर है, एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है जिसमें वो डिसाइड नहीं कर पा रही, और उसके अलावा अनपॉपुलर पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है, पोटेंशली मेकिंग इवन आ पॉपुलर गवर्नमेंट अनपॉपुलर, और ये इस तरह की हरकतें हैं ये पॉपुलर गवर्नमेंट को मज़ीद अनपॉपुलर बनाता जा रहा है। ये जो टाइमिंग ऑफ प्राइस हाइक है, जो अभी कीमतें बढ़ी हैं, कोइंसाइडिंग विद द एंड ऑफ रमज़ान जो एंड पे ये जो कीमतें बढ़ी हैं और ईद जो आ रही है, एम्पलीफाइंग इकोनॉमिक हार्डशिप, इससे जो इकोनॉमी की मुश्किलात हैं आवाम के लिए बढ़ती जा रही हैं। अफेक्टिंग ईद रिलेटेड स्पेंडिंग एंड फेस्टिविटीज़, ये जो ईद की खुशियाँ थी और ईद पे जो हम स्पेंड करते थे इस पे भी ये महंगाई क्या होगी, बुरी तरह अफेक्ट करेगी। गवर्नमेंट्स रिलायंस ऑन IMF फंडिंग, गवर्नमेंट हमेशा IMF पर रिलाई करती है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है मुल्क में बढ़ती जा रही है और जो इंटरनल रेवेन्यू जनरेशन है वो नहीं किया जा रहा।
उसके अलावा जी राइटर कहती हैं वाइल सीकिंग असिस्टेंस फ्राम मल्टीपल सोर्स, हम क्या करते हैं आईएमएफ के अलावा चाइना, मिडल ईस्ट और से हम पैसे मांग लेते हैं। पाकिस्तान जो डिपेंडेंसी है एक्सटर्नल फंडिंग पे वो हमेशा अनचेंज रही है, और ये जो फाइनेंशियल रिलायंस का साइकिल है दूसरे एक्सटर्नल सोर्सेज पे वो हमारा हमेशा बढ़ता जा रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो लोग टैक्स इविंग या टैक्स नहीं देते और जो सब्सिडीज़ हम दे रहे हैं बिला वजह, उनमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। कैपिटल जो हमारा पैसा है जो लोग बाहर लेके जाते हैं उसे रोकने की ज़रूरत है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक रिकवरी की ज़रूरत है। ये अगर हम इम्प्लीमेंट करें तो मुल्क में थोड़ी बेहतरी आएगी। किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर। द बर्डन ऑफ इंक्रीजिंग पेट्रोल प्राइसेस, जो पेट्रोल की ये कीमतें बढ़ी हैं डिस्प्रोपोर्शनेटली ऑन द एवरेज सिटीज़न, ख़ास तौर पे ये असरअंदाज हो रही है जो मतवस्त शहरी हैं, रिफ्लेक्टिंग अ डिसकंटेंट बिटवीन द पावरफुल अलाइट्स। और ये एक डिसकनेक्ट मतलब कि जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको कोई असर नहीं है महंगाई का, लेकिन जो बेचारी आवाम है जो पावरलेस है वो अफेक्ट हो रही है इस महंगाई से। डिस्पाइट इंटरनेशनल क्राइटेरिया ऑफ सब्सिडीज़ इन डेवलपिंग नेशन, जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो भी इस पे क्राइटेरिया करती हैं कि डेवलपिंग नेशंस को सब्सिडीज़ नहीं देनी चाहिए। डेवलप्ड कंट्री सब्सिडीज़ देयर ओन प्रोड्यूसर, जो डेवलप कंट्री हैं वो सब्सिडी देते हैं उन चीज़ों पे जो वो खुद प्रोड्यूस करते हैं, और हम पाकिस्तानी या जो डेवलपिंग कंट्री है वो उन चीज़ों पे सब्सिडी दे रहे हैं जो बाहर से वो क्या ला रहे हैं जी, इंपोर्ट करके ला रहे हैं। द इंक्रीमेंटल अप्रोच टू प्राइस हाइक मे अपीयर लेस सिग्निफिकेंट टू दोज इन पावर, ये जो महंगाई बढ़ती जा रही है, कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जो पावर में हैं उनमें कोई असर नहीं है, लेकिन एग्जैसरबेटी द सफरिंग ऑफ द नेशन इंक्रीमेंटली, लेकिन जो परेशान कुन आवाम हैं उनकी दुखों में ये महंगाई जो है वो क्या कर रही है, मज़ीद इजाफा कर रही है। नेक्स्ट जी, इनोसेंस इन पैरल। पैरल मैंने बताया इन डेंजर, ये फुरकान हैदर शेख साहब हैं जी, डेवलपमेंटल एक्सपर्ट हैं। पुअर चिल्ड्रन ऑन अर्बन रोड्स आर वेरी पिक्चर ऑफ डिजर्शन। डिजर्शन होता है जी अबंडोनमेंट, मतलब जो गरीब लोग मुझे नज़र आते हैं ना शहरों के सड़कों पे, वो एक शो कर रहा है, वो बेचारे ऐसे हैं जैसे उनको उनके जो गार्डियन हैं उन्होंने क्या कर दिया हो, छोड़ दिया हो। ठीक है, अब ज़ाहिर बात है गार्डियन कौन होता है? एक तो पेरेंट्स होते हैं, दूसरा स्टेट होती है। ठीक है, चाइल्ड सेफ्टी इज़ क्रूशियल फॉर पाकिस्तान सस्टेनेबल एंड प्रॉस्पेरियस फ्यूचर। अगर पाकिस्तान का फ्यूचर आप सस्टेनेबल करना चाहते हैं और खुशियाँ लाना चाहते हैं तो हमें चाइल्ड सेफ्टी करनी चाहिए। येट डिस्कोर्स ऑन सब्जेक्ट इज़ ऑफन अवॉइडेड, इस सब्जेक्ट पे जो बातचीत है, डिस्कोर्स है, वो अवॉइड की जाती है। लीडिंग टू वायलेंट अडल्ट डिसओन्ड बाय सोसाइटी, और वो बच्चे जब अडल्ट बनते हैं तो वायलेंट का शिकार हो जाते हैं, वो मुजरम बन जाते हैं क्योंकि सोसाइटी उनको कभी ऑन नहीं करती। ग्लोबली दुनिया के अंदर चिल्ड्रन इंजॉय करते हैं एनवायरमेंटल कंडूसिव माहौल उनका बड़ा बेहतर होता है लर्निंग के लिए, ग्रोथ के लिए और कंट्रीब्यूटिंग टू पीस। इसलिए जब वो बड़े होते हैं तो पीस लेके आते हैं सोसाइटी में और नेशन को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। पाकिस्तान के अंदर चिल्ड्रन जो हैं उनके पास बेसिक जो सर्विसेज हैं, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, प्ले ग्राउंड है, ये उनको नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बेचारे मुआशरे से कटे कटे हुए फील करते हैं। और इससे क्या होता है जी, जो क्राइम की वल्नरेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, माशरे में बढ़ जाती है। और उसके अलावा क्या कहते हैं राइटर साहिब, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी, सिंध की जो ये चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी है ये फेल रही है टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ पुअर चिल्ड्रन, कि वो गरीब बच्चों की सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, सच एज़ दोज वर्किंग इन अर्बन एरिया, और वो बच्चे जो ख़ास तौर पे शहरों में काम कर रहे हैं ना, उनको बंडोन मीन कि उनको कोई ओन नहीं करता, ना ही उनके वालिदैन ना ही उनकी स्टेट, और उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, जिससे बच्चे जब बड़े होंगे तो माशरे में क्या लेके आएंगे, वायलेंस लेके आएंगे। 3.3 मिलियन चिल्ड्रन पाकिस्तान के अंदर महरूम हैं चाइल्डहुड से, मतलब बचपना वो देखते ही नहीं बेचारे। क्यों? क्योंकि वो चाइल्ड लेबर का विक्टिम बन जाते हैं, उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती, एजुकेशन नहीं मिलती, और उनको अब्यूसिव बिहेवियर जो है जहाँ पे वो काम करते हैं वो उनको गालियाँ निकालते हैं, और उसके अलावा जो ट्रामा, बड़े ज़ख्मी जो उनकी रूह हैं वो ज़ख्मी होती हैं और बड़े ट्रामा उनको फेस करना पड़ते हैं।
नेचुरल डिज़ास्टर जो आया है 2022 में, जो फ्लड आया है, इसने मज़ीद चिल्ड्रन की सफरिंग में इजाफ़ा किया है और ये हमें ज़रूरत है जो बच्चे इन फ्लड से अफेक्ट हुए हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट दी जाए। और क्या कहता है राइटर, एफर्ट्स बाय ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया के अंदर इदारे हैं, नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम है, चिल्ड्रन इंटरनेशनल है, यूरोपियन यूनियन चाइल्ड फ्रेंडली, ये जो इदारे हैं इनको तारीफ़ के काबिल हैं क्योंकि ये लोग हमेशा चिल्ड्रन सेफ्टी के लिए काम करते हैं। स्ट्रेटजी टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम वायलेंस, ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं वो वायलेंस से, एक्सप्लॉयटेशन से और उनको निगलेक्ट ना किया जाए, उनको अब्यूज़ ना किया जाए। ये अवेयरनेस देनी चाहिए वालिदैन को। और उसके अलावा चाइल्ड फ्रेंडली जो माहौल है वो गाँव के अंदर भी हमें क्या करना चाहिए, बिल्ड करना चाहिए और ऐसे लॉ बनाने चाहिए जिनको रोबस्ट मीन सख्ती से फॉलो किया जाए और बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जाए। गवर्नमेंट शुड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, गवर्नमेंट को एहतसाब करना चाहिए रिसोर्स जो प्रोवाइड करते हैं बच्चों की फ्रेंडली स्पेस क्रिएट करने के लिए। इन्वॉल्व टॉप ऑफिशियल इन स्ट्रीम लाइनिंग चिल्ड्रन प्रोटेक्शन एफर्ट्स, और जो बड़े बड़े ऑफिशल्स हैं उनको इन्वॉल्व किया जाए बच्चों की सेफ्टी के लिए। मीडिया जो है उसको अवेयरनेस रेज करनी चाहिए और चाइल्ड फ्रेंडली स्पेसेस जो हैं वो क्रिएट करनी चाहिए। ऑयल एंड गैस कंपनी जो हैं जहाँ पे वो बच्चे काम करते हैं उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन और जो कॉरपोरेट सोशल चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ बनाना चाहिए और इस तरह जो कॉरपोरेट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और बच्चों को वायलेंस से और ये जो प्रैक्टिसेस हैं जिनमें उनको अब्यूज़ किया जाता है उनसे बचाया जा सके। लास्ट पे है जी बियॉन्ड भुट्टो, ये हैं जी मेहर अली, कहते हैं मच वर्स ले अहेड आफ्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज एलिमिनेटेड। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब एलिमिनेट कर दिया गया उसके बाद मुल्क में और भी बहुत कुछ हुआ है जी। ठीक है, क्या हुआ है, मेमोरी ऑफ अप्रैल 4 1979, कहता है जो 4 अप्रैल आया है ना 1979 में भी आया था ये 4 अप्रैल, अभी भी मेरे जहन में वो राइटर कहता है कि वो इमेज जो है ना वो मेरे जहन में फंसा हुआ है। वैन पाकिस्तान फर्स्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जब पाकिस्तान के पहले जो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिलिट्री रजीम ने क्या किया था, एग्जीक्यूट किया था, फांसी जो है उस पर लगाया था। रिमेन विवर्ड इन द अथर मेमोरी, जो आथर है उसके जहन में अभी भी ये जो अक्स है वो वाज़िया नज़र आ रहा है। डिस्पाइट ग्लोबल अपील, दुनिया ने अपील भी की थी, क्लीमेंसी होता है मेहरबानी की, इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन फ्राम द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिकमेंड किया था कि भुट्टो को एग्जीक्यूट ना किया जाए, लेकिन जनरल ज़ियाउल हक जो है वो इस बात को नहीं माने। भुट्टो एग्जीक्यूशन मार्क द टर्निंग पॉइंट इन पाकिस्तान हिस्ट्री, भुट्टो की जो एग्जीक्यूशन थी वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। वी सब्सिक्वेंट ईयर विटनेसिंग फर्दर टर्मोइल एंड रिग्रेशन, और उसके बाद सूरत हाल जो है मज़ीद बुरी होती हुई दिखाई दी गई। भुट्टो के बाद सूरत हाल मज़ीद बुरी होती हुई दिखाई दी, ये कहना है राइटर साहब का। ये हैं जी आपके जुल्फ़िकार अली भुट्टो। आथर रिफ्लेक्ट ऑन भुट्टो टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर, आथर जो हैं वो भुट्टो साहब के टेन्योर को याद कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, एक्नॉलेज फ्ला, और कह रहे हैं और मान रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर फ्लाज जो उनकी गवर्नमेंट में थे वो भी वो मान रहे हैं, बट नथिंग पॉजिटिव डेवलपमेंट इन इनिशियल ईयर। ठीक है, और ये कहते हैं कि जिस तरह उनकी हुकूमत आई थी भुट्टो की, तो जो उनके गवर्नमेंट में फ्लाज थे कि उन्होंने कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं की थी शुरू वाले सालों में, उसको वो मान रहे हैं। साथ वो कह रहे हैं कि उनके बाद जो है जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है और जो उन्होंने लेजिस्लेचर बनाया था उसके अंदर भी सेटबैक्स देखने को मिले। मिलिट्री इंटरवेंशन इन 1977 में मिलिट्री आ गई, भुट्टो को एग्जीक्यूट कर दिया गया, और ये जो पाकिस्तान की प्रोग्रेस की जो ट्रेजेक्ट्री थी, जो रास्ता था और जो सिविलियन रूल था, उससे पाकिस्तान क्या हो गया, डिरेल हो गया, हट गया। भुट्टो डिसीजन टू अपॉइंट जनरल ज़ियाउल हक, भुट्टो ने जो जनरल ज़ियाउल हक को मिलिट्री चीफ जो अपॉइंट किया था, और ये क्या हुआ जी, भुट्टो के लिए स्ट्रेटजिक एरर साबित हुआ, सच एज हैंडलिंग बलूचिस्तान, और भुट्टो ने जो बलूचिस्तान को हैंडल करना शुरू कर दिया था और जो फेडरल सिक्योरिटी फोर्सेस बना दी थी, यही तीनों वजह जो है भुट्टो के डाउनफॉल का वजह बनी। अतर हाईलाइट करता है पैरेलल बिटवीन भुट्टो केस, भुट्टो का केस है जो अभी करंट मिलिट्री इंटरफेरेंस का केस है जुडिशरी के अंदर,
उसको भुट्टो साहब कंपेयर कर रहे हैं, सॉरी राइटर साहब जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं और बता रहे हैं नथिंग हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट ऑफ जुडिशियल मैनिपुलेशन, के पहले भी जो है जुडिशरी मैनिपुलेट होती आई है। और अभी भी ज़ाहिर बता रहा है कि इंटरफेरेंस से पता चल रहा है कि दे हैव डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द जुडिशरी। रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन था वो एक्नॉलेज कर रही हैं भुट्टो का जो ट्रायल था वो अनफेयर था। और लेकिन अब क्या फ़ायदा, अब ये जो इनजस्टिस हुआ है तारीख के अंदर भुट्टो की एग्जीक्यूशन का, इसको तो अनड्यू नहीं कर सकते। विच रिमेन आ स्टेन ऑन पाकिस्तान हिस्ट्री, ये हमेशा पाकिस्तान की तारीख में एक धब्बा है जो रहेगा। भुट्टो अनटाइमली डेथ, भुट्टो का भी जो टाइम से पहले मर जाना अलॉन्ग विद सब्सिक्वेंट ट्रेजिडी, उसके बाद और भी बड़े मसले हुए उसकी फैमिली के अंदर। एक ब्रॉडर चैलेंज है मुस्लिम वर्ल्ड के लिए। डिक्लाइन इन पाकिस्तान फार्चून, पाकिस्तान की जो किस्मत है वो डिक्लाइन की तरफ जाती रही। भुट्टो की एक्सक्लूजन के बाद ये अंडरलाइन कर रहा है कि नेशन की जो सिग्निफिकेंस ऑफ हिज लेगेसी इन नेशनल हिस्ट्री। तो वो कह रहा है कि अगर भुट्टो को एग्जीक्यूट ना किया जाता, क्या पता पाकिस्तान की किस्मत बेहतर होती, पाकिस्तान की जो किस्मत है वो डिक्लाइन की तरफ ना जाती। ये थे जी आज के एडिटोरियल और ओपिनियन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। रमज़ान के रोज़े रखें, इंजॉय करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।